चिराग, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आप अपने आप को खुद हनुमान कहते थे, आप अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे। ये कैसा हनुमान जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंका में ही आग लगा दी? अगर आप नहीं होते तो शायद 140 से 150 सीटों के बीच नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, हम और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी को मिलता। क्या आपने बड़ा नुकसान नहीं कर दिया? क्या आपने राम की ही लंका नहीं, राम की ही अयोध्या नहीं चला दी? भाई मेरी अयोध्या तो भारतीय जनता पार्टी थी ना। भारतीय जनता पार्टी में आप मुझे बताइए कहाँ पे आग लगी? भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने खुल के हर मन से मैंने इस बात को कहा था कि जहाँ पे भी भाजपा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रत्याशियों, उनको खुलकर समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम समर्थक करें। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी महज शायद आई थिंक एक सीट से, अगर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने से चूकी हो तो शायद एक सीट से चूकी होगी, बट जिस तरीके से पिछली बार से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है तो कहाँ आग लगी? जहाँ तक रही बात, अगर आपकी आग की परिभाषा एनडीए में जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाना है तो इसमें से कौन सी बात है जो मैंने पहले ना कही हो? आज क्यों सब कह रहे हैं कि भैया मैंने अयोध्या में आग लगा दी या लंका में? उस वक्त लंका अयोध्या की परिभाषा क्यों नहीं किसी को समझ में आ रही थी? मैं तो शुरू से मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जहां मेरे लिए अयोध्या होगी तो वहीं मेरे लिए लंका जनता दल यूनाइटेड होगी। कोई एक बात बता दीजिए जो मैंने बोली और उसको नहीं किया हो। जो कहा, जो मैंने किया वो मैं कह चुका था। जो कहा बस वही मैंने किया। मैंने तो कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को फेवर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो और मैं जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। तो इसमें से कौन सी अनोखा कार्य मैंने किया जो मैंने पहले नहीं बोला? लेकिन चिराग, अब तो खुद प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। आपके पिता रामविलास पासवान जी, उनके बारे में कहा जाता था कि बिहार की राजनीति के जिस चोर को वो पकड़ते हैं वही सत्ता में आती है। आपके पिता इतने बड़े मौसम वैज्ञानिक थे, आपसे चूक कहां हो गई? सिर्फ एक सीट, वो भी 243 में से। ये आपकी असफलता नहीं है चिराग? देखिए, चुनाव से पहले भी मैं यही चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और उनके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की हम लोग सरकार बनाए। बट हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं मानता हूँ कि सीटों की संख्या भी मायने रखती है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा चूके। हम लोग उतनी सीटें हम लोग नहीं पा पाए जितनी हम लोग को उम्मीद थी। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कौन सी ऐसी बात है या कौन सा मेरा ऐसा लक्ष्य है जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया? भाजपा को बढ़ाना मेरा लक्ष्य था, पूरा हुआ। जनता दल यूनाइटेड को नीचे करना मेरा लक्ष्य था, उसको मैंने पूरा किया। यहाँ पर हाँ, मैं चाहता था कि मेरी सीटें बढ़े, वो हम लोग नहीं कर पाए। बट मत प्रतिशत आप देखें लगभग दुगना करने में हम लोग सफल रहे। आज 6% पर मेरी पार्टी, और वो भी अकेले झंडे पर, अकेले संविधान के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीयत के साथ। बाकी जितने लोग हैं जो 15%, 15.5% पर आज सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, ये सब 4-4 झंडे के साथ थे, 4-4 दलों के साथ थे, गठबंधन के साथ थे। अकेले लोक जनशक्ति पार्टी में इतनी हिम्मत थी कि वो अकेले अपने दम पर ना सिर्फ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हम लोगों ने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया। जनता दल यूनाइटेड के जो लोग कहते थे कि भैया इनकी हैसियत क्या है, इनकी ताकत क्या है, इनका तो खाता भी नहीं खुल पाएगा, ये लोग तो, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। बताए ना भैया कहाँ पे मेरी जमानत जब्त हो रही है? मेरा कोई एक प्रत्याशी आप बता दीजिए जिसने कमजोरी से चुनाव लड़ा हो। 10 सीटें हम लोग की ऐसी थी जो कि महज थोड़े से मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे। 50,000 55,000 वोट पाने के बावजूद हम लोग वहाँ पर हम लोग चुनाव हारे। तो आज की तारीख में जब पार्टी का जनाधार बढ़ा है, आज की तारीख में जब पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, तो मेरे पास इसमें खोने के लिए क्या था जिसको लेकर मैं चिंतित हूँ? पार्टी आज एक नए सशक्त स्वरूप में तैयार है 2025 के लिए। लेकिन चिराग, आप ये कह रहे हैं कि मत प्रतिशत बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, और वोट शेयर भी इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने ज्यादा सीटें लड़ी हैं। पिछली बार आप एनडीए के साथ अलायंस में थे, आपने कम सीटें लड़ी थी। अगर आप ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो वोट प्रतिशत अपने आप बढ़ेगा। इसमें आप किस चमत्कार की बात कर रहे हैं? ये वोट प्रतिशत तो सिर्फ इसीलिए बढ़ा है क्योंकि आपने ज्यादा सीटें लड़ी। बट वो सीटें जो मैं नहीं जीत पाया उसका भी तो आप आंकलन कीजिए ना भाई। आज की तारीख में देखिए, जब आप पब्लिक डोमेन में हैं और एज अ सेफोलॉजिस्ट आई थिंक मुझे हर विषय पर आकलन करना हम लोग के लिए ज़रूरी है। और मेरे लिए एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए चिंता का विषय होता अगर मेरा मत प्रतिशत मेरा घटता। मेरे लिए चिंता का विषय होता अगर मेरे अधिकांश कैंडिडेट 5वें 6ठे नंबर पर चले जाते। मेरे लिए चिंता का विषय तब होता जब हम लोग के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो रही होती। मेरे लिए चिंता का विषय तब होता जब पूरे बिहार के चुनाव में मुझे नकार दिया जाता, मेरी सभाओं में भीड़ नहीं आती, लोगों
लोगों का मुझे उत्साह देखने को नहीं मिलता, जन समर्थन नहीं मिलता। आज 25 लाख वोट अकेले लोक जनशक्ति पार्टी अगर पाने की ताकत रख रही है और अकेले 25 लाख वोट अगर हम लोग पा रहे हैं तो इसके बाद मेरे लिए आगे के दरवाजे खुले ही हैं कि बंद हुए हैं। मेरे लिए चिंता का विषय होने की बजाय मेरे लिए ये एनकरेजिंग है एंड ट्रस्ट मी आई विल टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मैं आशावादी हूँ, मैं नकारात्मक सोच नहीं रखता, निराशावादी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरी पार्टी के लिए ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। आज से पहले हर जिला, कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरी पार्टी का आज की तारीख पर संगठन नहीं हो, कैडर नहीं तैयार हो गया, समर्थक मेरे नहीं तैयार हो गए हों। इससे पहले सही कहा आपने, हम लोग कम सीटों पर चुनाव लड़ते थे, संगठन का विस्तार ही वैसा नहीं होता था। आज ना से मेरी पार्टी का विस्तार हुआ है, मेरा संगठन मजबूत हुआ है, मेरा कैडर बेस मेरा और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है और इसी सोच के साथ और इसी मजबूती के साथ हम लोग 2025 की तैयारी में अब उतरेंगे। लेकिन चिराग, अब आप क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी से? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आपने खुद राम कहा और आपको अपने आप को हनुमान। अब हनुमान प्रधानमंत्री जी से क्या उम्मीद करते हैं? आपने कहा आप एनडीए में तो बने रहेंगे, लेकिन आपने अदावत खुद नीतीश कुमार से कर ली है जो अब बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब क्या आप उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी केंद्र में आपको कैबिनेट के अंदर शामिल करें आपके पिताजी की जगह? भाई ये सवाल आप मुझसे उस दिन पूछ रहे हैं जिस दिन चुनाव परिणाम को आए हुए महज अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, कल देर रात तक चुनाव के परिणाम आ रहे थे और मंत्रिमंडल में जगह उस दिन खाली हुई जिस दिन मेरे पिताजी का निधन हुआ। हम लोग 8 तारीख की हम लोग बात कर रहे हैं, 8 तारीख को पापा का निधन हुआ और 8 तारीख पहले चरण के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया था। तो अब आप मुझे बताइए भाई, मेरे पास समय कहाँ बचा होगा कि मैं सोचूं कि मुझे मंत्रिमंडल में जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। जिस दिन से पापा का निधन हुआ तब से लेकर अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ था। कल जब परिणाम आया, अभी तक तो मेरी किसी से भाजपा में किसी से बातचीत भी नहीं हुई है मेरी इस बात को लेकर। और मेरे लिए ईमानदारी से सत्ता में रहने का मेरी परिभाषा सिर्फ मंत्री बने रहें और इसीलिए आप सत्ता में नहीं हैं। मेरे लिए लक्ष्य अलग है, मेरे लिए उसकी रणनीति अलग है। सत्ता में आप तब भी रह सकते हैं जब आपके विचारों को सहमति दी जाए, आपके कार्यों को सहमति दी जाए। कहने को तो मैं बिहार में भी सत्ता में था, पर मुख्यमंत्री ना मुझसे बात करते थे, ना मेरा फ़ोन उठाते थे, ना मेरे दिए हुए सुझावों पर काम करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं केंद्र में, मैं सत्ता में, आपकी टर्मिनोलॉजी में अगर मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं भी हूँ, तब भी मेरा समर्थन पूरी तरीके से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। लेकिन चिराग, मैंने आपकी तमाम बातें मानी, तमाम तर्क माना, लेकिन आप इस बात को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपने खुद कहा मुख्यमंत्री आपके फ़ोन नहीं उठाते थे, आपकी किसी सलाह पर गौर नहीं करते थे। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपने उनसे राजनीतिक बैर ले लिया तो वो आपको छोड़ते नहीं हैं। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार अब आपको छोड़ेंगे? और क्या आपको नहीं लगता नीतीश कुमार आपकी राह में बिहार में भी सबसे बड़ा रोड़ा बनेंगे और दिल्ली में भी? भाई विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। आप मुझे बताइए ना, मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर पूरे चुनाव में नुकसान पहुंचाया, मैं मानता हूं, इसका श्रेय मैं लेना चाहूँगा, बट आप मुझे बताइए कि मैंने कहां पर उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप किया या व्यक्तिगत टिप्पणी की। उन्होंने इसी कमरे में जहाँ पर आज हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसी कमरे का एक वीडियो मेरा वायरल किया। जैसे आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही आज से 20 दिन पहले भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो ऐसे 20 दिन थे जब जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है, हम लोग के यहाँ की परंपरा है कि वो घर से बाहर 10 दिन तक नहीं निकल सकता। मेरे पास डिजिटल कैंपेन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि मैं पीछे हो रहा था कैंपेनिंग में। मैंने वर्चुअल मीटिंग्स उस दौरान की, मैंने डिजिटल कैंपेन किए, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज मैंने प्लान की और यही सब कार्य मैं कर रहा था। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निरंतर मेरे ऊपर व्यक्तिगत इस तरीके के आरोप किए, मतलब यहाँ तक मेरे ऊपर प्रहार किया गया कि मेरे पिताजी की मौत के पीछे भी संभवतः कोई साजिश है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी तक उन्होंने पत्र लिखवाने का काम किया। वही प्रधानमंत्री जो ना सिर्फ दिन में 2 बार मुझे फ़ोन करके मेरे पिताजी का हालचाल पूछते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद मुझे बताते थे कि मेरी इस डॉक्टर से बात हुई, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। उस वक्त मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरे पिताजी की मौत के पीछे भी संभवतः कोई साजिश है। आप मेरी नीतियों का विरोध कीजिए ना, बोले कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे खराब विजन डॉक्यूमेंट है। आप बोलिए कि चिराग पासवान पढ़ा लिखा नहीं है, गवार है, जानकार नहीं है, इसको बिहार नहीं समझ में आता, इसको बिहारी की सोच नहीं समझ में आती। आप नीतिगत मुद्दों पर मेरा विरोध कीजिए ना, जैसे मैंने किया। मैंने शराबबंदी का आपका विरोध किया क्योंकि मैं नहीं मानता कि बिहार में शराबबंदी लागू है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे पैरेलल इकोनॉमी शराबबंदी के नाम पर खड़ी हुई है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार 7 निश्चय में हुआ है। मैंने आपकी नीति का विरोध किया। बाढ़ में बिहार हम लोग का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हर साल बाढ़ राहत पैकेज के नाम पर पैसा निकाला जाता है। ये पैसा कहाँ जाता है भैया? एक बरसात में तो तटबंध आपके टूट जाते हैं।
तो मैंने तो आपकी नीति का विरोध किया। हाँ, अब अगर इसके बाद पुनः जो आपका सवाल था कि नीतीश कुमार मुझे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, अगर मुझ पर व्यक्तिगत प्रहार अगर वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं व्यक्तिगत मोर्चे पर भी उनसे लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हूँ। मैं राजनीतिक मोर्चे पर नीतियों के आधार पर भी जिस खुले मन से बोलेंगे मैं उनके साथ बहस करने को तैयार हूँ। अपना साथ निश्चय ले आए, मैं अपना बिहारी फर्स्ट ले आऊँगा। पापा मुझे इतना काबिल और इतनी ताकत देकर गए हैं कि मैं अकेले कम से कम मैं अपनी लड़ाई में लड़ सकता हूँ। शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने निकला हूँ, जंगल चीर कर विकसित बिहार बनाना ये मेरा संकल्प है। चलिए चिराग, आप कह रहे हैं आप शेर का बच्चे हैं और रामविलास पासवान जी वाकई में एक कुशल नेता थे, कुशल नेतृत्व दिया उन्होंने बिहार को और लंबे समय तक देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उम्मीद करते हैं चिराग का भी आने वाला समय ठीक उसी प्रकार का हो। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।